हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं और हमसे पूछा गया ये जो लीनियर सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख देंगे। वो कैसे करते हैं, वेरिएबल्स रिमूव करके सिर्फ कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। सिंपली हमने रो एचेलॉन फॉर्म अचीव करनी है। अगर तो हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म अचीव हो जाती है तो हम कहेंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये कंसिस्टेंट है, जो हमारा सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। अगर रो एचेलॉन फॉर्म अचीव नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे कि हम बी की कुछ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और हम ये लिखेंगे कि इन वैल्यू अगर बी की ये वैल्यूज़ आती हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। तो रो एचेलॉन फॉर्म अचीव करने के लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो आपके पास लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, ओके है। नेक्स्ट काम क्या होता है, जो भी आपके पास लीडिंग एंट्री होती है उसके नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हमारी लीडिंग एंट्री 1, इसके नीचे वाली वैल्यू 0 है, नहीं है, ये -2 है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सबसे पहले 0 करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया। इसको सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई और इन वैल्यूज़ को हम रो 2 की जगह पर लिख देंगे। वो हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट काम क्या करना है, लीडिंग 1 आ गया, उसके नीचे वाली वैल्यू 0। देन हम स्टे के फॉर्म में मूव करते हैं जिस तरह स्टेज मूव करती हैं। तो ये लीडिंग 1 अब कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 7 की जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 7। तो ये लीडिंग 1 7 की जगह पे आना चाहिए था। अब हम यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हैं, सिंपली पूरी रो को 1/7 के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया, पूरी रो 2 को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर लिया। लेकिन मैंने थोड़ा सा आगे कंटिन्यू किया, आप चाहे तो आप यहाँ तक भी सवाल कर सकते हैं। आगे हमने क्या किया कि हम रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म की तरफ चले गए। तो ये लीडिंग 1 लिया, ये 0 आ गया, स्टे केस फॉर्म, यहाँ पे भी लीडिंग 1 आ गया। फिर जब आपके पास दोनों डायगोनल्स में लीडिंग 1 आ जाता है तो आप क्या करते हैं, हम बैकवर्ड मूव करते हैं। तो वही करना है हमने यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। लीडिंग 1 के ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी जगह क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पे 3 की जगह हम 0 कैसे ला सकते हैं, सिंपली रो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और रो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया, इन दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करवाया, हमारे पास ये आंसर आया और इस आंसर को हमने किसकी जगह लिख दिया, रो 1 की जगह लिख दिया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स है क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम काम करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, वो हमने लिख दिया। देन रो एचेलॉन फॉर्म अचीव करनी है। तो हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो हम उसको 1 कैसे कर सकते हैं, पूरी रो को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट लीडिंग 1 आ गए, इसके नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 3, तो इसको 0 हम कैसे करेंगे, रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। वही काम हमने यहाँ पे किया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो रो 2 है ये क्या आ गई है, हमारे पास 0 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ पे REF तो अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये लीडिंग 1 आ गया, इसके नीचे वाली वैल्यू 0। लेकिन यहाँ पे मैं लीडिंग 1 कैसे लेके आऊँगा, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने हमारे पास ये जो लास्ट रो में वैल्यू आई है ना बी की, इसको सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखा और इसको 0 के इक्वल लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको B1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 0, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। -B1 + 2B2, ये +2B2 इधर पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, वो यहाँ पे आ गया। नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, B1 = 2B2। तो हम कहेंगे ये जो सिस्टम है तभी कंसिस्टेंट होगा जब हमारे पास B1 की जो वैल्यू वो 2B2 के इक्वल हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम काम करना है। यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। देन हमने क्या करना होता है, हमने रो एचेलॉन फॉर्म अचीव करनी होती है। तो लीडिंग 1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो लीडिंग 1 के नीचे दोनों वैल्यूज है हमने क्या करनी है, 0 करनी है। तो हम 0 कैसे करेंगे, पर सबसे पहले रो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दिया, हमारे पास ये आंसर आया। इसको हम रो 2 की जगह पे लिख देंगे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और रो 3 के साथ सब ऐड करवा देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। तो रो 3 + 3R1, और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा और इसको हमने रो 3 की जगह पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट लीडिंग 1 आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, हमारे पास 0 हो गई। देन स्टे केस फॉर्म में मूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, लीडिंग 1 आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पूरी रो को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही काम हमने यहाँ पे किया, पूरी रो को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देन लीडिंग 1 दोनों वैल्यू 0, स्टे केस फॉर्म लीडिंग 1 नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या है -3, तो इसको 0 कैसे करेंगे, सिंपली रो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और
रो 3 के साथ क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। ये वही काम हमने यहाँ पे किया और इस पूरे का आंसर हमने कहाँ पे लिख दिया, रो 3 की जगह पे लिख दिया। ये वही सेम मैट्रिक्स है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लीडिंग 1 आ गया, नीचे दोनों वैल्यू 0, लीडिंग 1 आ गया, नीचे वाली वैल्यू 0 और नेक्स्ट लीडिंग 1 आ ही नहीं सकता, तो हम यही मानेंगे कि हमने यहाँ पे रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर लिया है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, देन B1 के लिए सॉल्व करवा लेंगे। B1 के लिए जब सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा B1 इक्वल टू B2 प्लस B3। तो हम कह देंगे ये जो पूरा सिस्टम है कंसिस्टेंट होगा कब, जब B1 B2 प्लस B3 के इक्वल हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी एज इट इज़ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये इसका रफ वर्क है। ये मैट्रिक्स हमारे पास एन पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमने रो एचेलॉन फॉर्म अचीव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 भी है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो जीरो, जो दो रोज है वो क्या आई हैं, जीरो आई हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यू को पकड़ा, इसको 0 के इक्वल रखा, इस वैल्यू को पकड़ा, इसको 0 के इक्वल रखा। इसको हमने सॉल्व करवा लिया B1 के लिए, तो ये जो एक नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो गई और जो B3 है पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आए तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, उधर जाके क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। -2B1 दोनों साइड पे मैंने माइनस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो B1 इक्वल टू B2 प्लस B4 ओवर 2। तो हम कहेंगे ये जो पूरा सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा कब, जब हमारे पास एक तो B1 या तो इसके इक्वल हो और B1 किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो।